हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपकी रिक्वेस्ट भी थी फाइनेंशियल करंट अफेयर्स अपलोड करने की। अभी मैं बता देता हूँ कि पिछले 3-4 वीडियोस जो इकोनॉमिक और फाइनेंस पे मैंने डाले हैं वो सब मिलाकर इस वीडियो को इंक्लूड करके पिछले 3-4 महीने में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर में, वो सब वेरी रिलेवेंट और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डू वॉच दोज वीडियोस, तीनों चारों वीडियो को आप ज़रूर देख लें, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऐसा मैंने इन वीडियोज़ को मैंने इस तरीके से बनाया है। एंड आप इस वीडियो के भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंफॉर्मेटिव है और कितने रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी ग्लोबल पेमेंट कंपनी बैंड बाय आरबीआई। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्लोबल पेमेंट कंपनी को बैन किया है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी है। और आंसर अब तक आपको पता चल चुका होगा, दिस इज मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को आरबीआई ने जुलाई से बैन कर दिया है। अभी इसका रीज़न मैं बताता हूँ, मैटर क्या हुआ है। 2018 अप्रैल में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसमें यह कहा गया था इन पेमेंट कंपनीज़ या जो ग्लोबल पेमेंट कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, कि आप अपना जो पेमेंट का डेटा है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं मास्टर कार्ड के थ्रू, वो डेटा मास्टर कार्ड के पास रहता है। वो डेटा आरबीआई का कहना था कि आप उसको अगले 6 महीने के अंदर इंडिया में ले आइए। सारा डेटा, मतलब ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। और ये डेटा सेंटर का लोकेशन कहीं पर भी होता है। वर्ल्ड के शायद यूएस की कंपनी है तो वहाँ पर डेटा सेंटर उनका होगा जहाँ पे डेटा कलेक्ट करते होंगे वो। अब आरबीआई का कहना है कि आप वहाँ नहीं कीजिए, इंडिया में कीजिए, क्योंकि इंडिया का ये पूरे जो पेमेंट ट्रांजैक्शन से काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जिसको कोई भी अगर चाहे यूएस गवर्नमेंट या फिर थर्ड पार्टी उस डेटा को यूज़ कर सकती है। तो इसके लिए आरबीआई ने इस तरह की डायरेक्शंस दी थी, लेकिन ऐसा किया नहीं मास्टर कार्ड ने। वन मोर थिंग कि एक और चीज़ कही गई थी कि ऑडिट रिपोर्ट जो CERT इंडिया के द्वारा लॉन्च के द्वारा ऑडिट कराया जाता है, उसका रिपोर्ट मांगा था आरबीआई ने, वो भी मास्टर कार्ड ने नहीं दिया। इसको देखते हुए आरबीआई ने ये स्टेप उठाया। देखिए यहाँ पर मास्टर कार्ड का ये कहना था कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा अगर हम इंडिया में डेटा कलेक्शन पॉइंट बनाएंगे तो। लेकिन आरबीआई ने इसमें नहीं सुना और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मास्टर कार्ड का ये भी कहना था कि जो फ्रॉड केसेस हैं उन पर मतलब वो बढ़ सकते हैं अगर हम ज़्यादा जगहों पर ये डेटा सेंटर या फिर डेटा कलेक्शन पॉइंट्स बनाएंगे तो। ऐसा ही स्टेप आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल के अगेंस्ट भी लिया है। तो 3 कंपनीज हैं टोटल, आपको ध्यान रखना है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल। आई थिंक पूरा मामला आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में चल रहा हूँ ताकि आपको A to Z ऑफ सारा जो टॉपिक है वो पता चल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नाउ डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 17 टू डैश इन 7th पे कमीशन, और ये 1 जुलाई 2021 से विद इफेक्ट रहेगा। आपको बताना है कि डियरनेस अलाउंस जो 7th पे कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कितना बड़ा है। तो ये बड़ा है 28%, कुल मिला के 11% का इजाफा हुआ है बेसिक सैलरी या फिर पेंशन में। नाउ इससे गवर्नमेंट का कहना है कि 34,400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट पे पड़ेगा। इससे करीब 48,34,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा। वहीं 65 लाख से ऊपर जो पेंशनर्स हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। मतलब अभी देखिए यहाँ पर डियरनेस अलाउंस बहुत लोगों को पता नहीं होता है, शायद आप जॉब में अभी नहीं होंगे तो इसलिए भी नहीं पता होगा। गवर्नमेंट क्या करती है या कोई भी जो कंपनी है, अगर आप किसी एमएनसी में हैं तो जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है आपको पैसे, किस लिए, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे कोप अप करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। और जनवरी में अगर आप देखिए पहले 17% था, फिर जनवरी 2020 में ये 4% बढ़ा, जून 2020 में 3% और बढ़ाया गया, महंगाई बढ़ी तो, और जनवरी 2021 में और 4% बढ़ा। तो टोटल मिला के 4 मतलब 11% बढ़ा। तो 17 + 11 28% टोटल हुआ। और इसको होल्ड पे रखा गया था पिछले 1.5 साल से क्योंकि पैंडेमिक के कारण ये बढ़ाया नहीं गया था। नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, तो गवर्नमेंट इसका फ़ायदा जो है अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको प्रोवाइड करेगी।
विच कंट्री सरपास्ड इंडोनेशिया टू बिकम बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको जानना चाहिए कि इंडोनेशिया को मतलब क्रॉस करके मलेशिया सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई है पाम ऑयल टू इंडिया। लास्ट ईयर अब जो इंडोनेशिया है, करीब ये दिसंबर महीने की बात है, लास्ट ईयर ज़बरदस्त टैक्स बढ़ा दिया इंडोनेशिया ने। इंडिया क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करता था, तो अभी इंडोनेशिया ने देखा कि अपना फ़ायदा बढ़ाया जाए तो एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया अपना। तो इंडिया को क्या हुआ, महंगा दर पे खरीदना पड़ रहा था ऑयल। वहीं पर काम आया मलेशिया। तो मलेशिया से हमने करीब पिछले कुछ 6 महीने में 238% इंक्रीज़ हुआ है जो वहाँ से मलेशिया से एक्सपोर्ट हो रहा था पाम ऑयल, और डिक्रीज़ हुआ कहाँ से, तो इंडोनेशिया से हमारा इंपोर्ट 32% डिक्रीज़ हुआ था। और ये डेटा SEA के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें ये पता चला। नौ इंडोनेशिया ने अब ये देखा कि मलेशिया मेजर मार्केट शेयर लेता जा रहा है पाम ऑयल एक्सपोर्ट का, तो अब उन्होंने अपना टैक्स रिसेंटली वहाँ की जो एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके तरफ से ये बयान आया कि इंडोनेशिया करीब $255 पर टन जो था टैक्स से घटाकर $175 पर टन टैक्स लेगी। मतलब ये करीब $50 का उन्होंने गिरावट उन्होंने करा है ताकि वहाँ से इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट फिर से पिकअप हो सके। तो अभी धीरे धीरे जो पंडित हैं, मार्केट पंडित, उनका कहना है कि इंडोनेशिया फिर से मे बी मार्केट शेयर गेन करे। सो पर फॉर द टाइम बीइंग अगर आपका 1-2 महीने के अंदर एग्जाम है तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट अमाउंट वर्ल्ड बैंक एलोकेटेड फॉर रेजिलियंट केरला प्रोग्राम? अभी रेजिलियंट केरला प्रोग्राम के अंदर देखिए 2 बातें हैं। एक तो पहले आपको आंसर बता देता हूँ कि $125 मिलियन वर्ल्ड बैंक यहाँ पर लोन देने वाली है, और ये 14 साल का करीब लोन रहेगा जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर रेजिलियंट केरला प्रोग्राम के अंदर क्या है इम्पोर्टेंट। तो 2018 में जो फ्लड आया था उसके कारण लैंडस्लाइड हुआ था, हेवी रेनफॉल के कारण फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ, 5 लाख से ऊपर लोग इफेक्ट हुए थे। उसको देखते हुए एक रेजिलियंट केरला प्रोग्राम रखा गया था, और जिसके अंदर डिज़ास्टर से निपटने की प्लानिंग, थ्रेट प्लानिंग जैसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। दूसरा पॉइंट कि इम्प्रूवमेंट ऑफ, अगर आप कहें हेल्थ सेक्टर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, या फिर रेजिलियंट रोड्स हो गए, ऑल वेदर रोड्स होते हैं वैसे रोड्स, एग्रीकल्चर में रेजिलियंट लाना ताकि नेचुरल क्लैमिटीज़ से इन सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैम्पर ना हो। तो इन 2 चीज़ों को लेकर बनाया गया है रेजिलियंट केरला प्रोग्राम, और इसमें $125 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूमा हैज़ पार्टनर्ड विथ डैश फॉर इट्स इंडिया बिजनेस। अभी ये क्वेश्चन नया नहीं है, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको देखना चाहिए। आंसर इसका युवराज सिंह। रिसेंटली मतलब युवराज सिंह का क्रिकेट से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है, तो हो सकता है लोग दूसरा ऑप्शन मार दें, पर ओवर द डिकेड करीब पिछले 1 दशक से युवराज सिंह प्यूमा से जुटे हुए हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट ये है, या इम्पॉर्टेंट इन्फो ये है कि प्यूमा का मोटर स्पोर्ट्स जो सेगमेंट है, प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स, जहाँ पर फास्ट स्पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं रेसिंग रिलेटेड गुड्स, प्रोडक्ट और एसेसरीज़ को इंस्पायर, जो लोग इससे इंस्पायर होते हैं या जो लोग इस तरह के गैजेट्स एक्सेसरीज़ खरीदते हैं लाइक शूज़ या फिर अदर एसेसरीज़, फैशन एसेसरीज़, तो उसको युवराज सिंह को प्रमोट करना मेजर यहाँ पर इनका वर्क रहेगा। और इसी के साथ युवराज सिंह इंटरनेशनल लीग ऑफ लेजेंड्स में शुमार हो गए, जैसे हुसैन बोल्ट हो गए या बोरिस बेकर हो गए, जो लोग प्यूमा को इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। सो आंसर इज युवराज सिंह। नाउ विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन करेंसी स्वैप ऑफ $200 मिलियन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फाइनेंस इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्ट से देखें तो 2 कंट्री जो इन्वॉल्व है वो है श्रीलंका और बांग्लादेश। अब ये होता क्या है करेंसी स्वैप? देखिए, करेंसी स्वैप जो कंट्री कर रही है, सपोज इस केस में ये जो क्वेश्चन है उस केस में बांग्लादेश दे रही है $200 मिलियन का, इन टर्म्स ऑफ डॉलर दे रही है, ठीक है, डॉलर के टर्म में दे रही है श्रीलंका को पैसे। अब ये करेगी कि अब जब श्रीलंका इसको लौटाएगी तो वो श्रीलंकन रुपी के टर्म में लौटाएगी और साथ में इंटरेस्ट भी देगी। ऐसा क्यों? डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते हैं श्रीलंका किसी भी वर्ल्ड बैंक से या ADB से लोन? तो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस जो है लेस एक्सपेंसिव माना जाता है। ये जो बोरोइंग टर्म्स है, इस तरीके से स्वैप, जो करेंसी स्वैप का फॉर्मूला है, उससे जो
कह सकते हैं आपकी लेस एक्सपेंसिव या फिर ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है अगर डायरेक्ट बोरोइंग के से कंपेयर करें तो। ये कैसे होता है ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बट यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और ये पहली बार है कि बांग्लादेश किसी कंट्री को लोन दे रहा है या फिर हेल्प कर रहा है। और सार्क नेशन में बात करें तो श्रीलंका भी पहली बार इंडिया को छोड़ के किसी और से हेल्प ले रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर एजेंडा क्या है इस $200 मिलियन लेने का। श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी घट गया था, तो उसी को बढ़ाने के लिए ये लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट डिड सेंटर रिलीज टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एज GST कंपनसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 75,000 करोड़ एज अ कंपनसेशन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ को दे रही है। नाउ थिंग इज़ कि ये जो स्टेप लिया गया है ये क्यों लिया गया है, क्योंकि इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के इनकम में शॉर्टफॉल हुआ है, गिरावट आई है। जो टैक्स कलेक्शन हुआ है GST इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें गिरावट आई है, उसको लेकर कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। अभी जो अमाउंट है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को जो देना है वो करीब 2.59 लाख करोड़ का बड़ा सा अमाउंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और इसको बाई मंथली बेसिस पर दिया जाएगा। सो आंसर इज 75,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, $484 million loan will be provided by Asian Development Bank for the state highway upgradation in state of। तो देखिए स्टेट हाईवे अपग्रेड हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है तमिलनाडु में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 590 किलोमीटर का चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के CKIC जिसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और उसके आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए, रोड को मेंटेन करने के लिए, हाईवे को अपग्रेड करने के लिए ये पैसे ADB देगी। आपको ये भी बता दूं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है इंडिया का, उसके डेवलपमेंट की भागीदार है आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो खर्च आता है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया को एज अ लोन प्रोवाइड करती है, और इसी ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर का पार्ट है CKIC यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर करेंगे समाप्त। होपफुली आपको ये वीडियो से सारे क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिवाइज, आप एग्ज़ाम फोकस के जो ब्लॉग है यानी कि myexamnotes.com, वहाँ पर वन लाइनर की तरह इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। और हो सके तो मैं PDF भी जल्दी अपलोड कर दूँगा। पिछले 2-3 वीडियोस के जो भी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स आए हैं उन सब का एक इन शॉर्ट्स वाला वर्जन, तो वो शायद आपको हेल्प करेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, और जो पुराने वीडियोज़ हैं 2-3 उनको भी आप ज़रूर देख लेना। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट इज़ कमिंग एंड वेरी करंट अफेयर्स इज़ पार्ट ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट मेल मी ऑन examfocuseducation@gmail.com, या फिर एग्ज़ाम फोकस का इंस्टाग्राम पेज, या फिर आप फेवरेबली फेसबुक के एग्ज़ाम फोकस पेज पर भी आप पोस्ट कर सकते हो कुछ भी। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।